अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूँ फवाद ज़ैदी और मैं हूँ सिद्रा मीर। बुलेटिन के आगाज में आशियाना हाउसिंग स्कैंडल में नैब को शहबाज शरीफ को मजीद जिस्मानी रिमांड न मिल सका। अदालत ने जुडिशल रिमांड पर शहबाज शरीफ को जेल भिजवा दिया है। इसी पर मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे शाहिद हुसैन से। शाहिद, बताइएगा आज एहतसाब अदालत में क्या कार्रवाई हुई? जी, आज जब शहबाज शरीफ को पेश किया गया तो जिस्मानी रिमांड 15 दिन का मांगा था नैब की जानिब से, और इसी के हक़ में उन्होंने दलाइल दिए और कुछ नए हक़ाइक़ बकौल नैब के उन्होंने अदालत में पेश किए, जिसकी बुनियाद पर उन्होंने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। लेकिन शहबाज शरीफ के वकला का ये कहना था कि इससे पहले भी जिस्मानी रिमांड में कोई पेशरफ्त नहीं हुई, ये वही पुरानी ग्राउंड है जिनकी बुनियाद पर नया जिस्मानी रिमांड हासिल करने की कोशिश की जा रही है। इसी दोनों साइड के जो आर्ग्यूमेंट्स थे, इसको सुनने के बाद अदालत ने जिस्मानी रिमांड देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी और शहबाज शरीफ को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया है। और केस की समाअत ख़त्म होने के बाद उनको यहाँ से कैंप जेल भी मुंतकिल कर दिया गया है। आज जो है वकला को भी और मीडिया को दोनों को कमरा अदालत में जाने से रोक दिया गया। झगड़ा बहुत ज़्यादा हुआ, मारपीट की गई पुलिस की जानिब से, और कमरा अदालत के बाहर इतना शोर हुआ कि एक बार शहबाज शरीफ को खिड़की पर आकर मना करना पड़ा अपने सपोर्टर्स के आगे। उन्होंने हाथ जोड़े और कहा कि वो थोड़ी देर खामोश रहे, लेकिन जो वकला थे उनको जब अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था तो उस पर उनकी पुलिस के साथ हाथापाई भी देखने में आई। जी ठीक है, आपका शुक्रिया शाहिद, आप डिटेल्स दे रहे थे। साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ को कैंप जेल से कोट लखपत जेल मुंतकिल किया जा रहा है। इसकी वजूहात क्या है, जानेंगे जहांगीर खान से। जहांगीर, बताइए। बिल्कुल, एहतसाब अदालत की जानिब से शहबाज शरीफ का 13 दिसंबर तक जो है वो जुडिशल रिमांड किया गया था, जिसके बाद उनको कैंप जेल मुंतकिल किया गया। और कैंप जेल मुंतकिली के फौरी बाद ये फैसला किया गया कि शहबाज शरीफ को कैंप जेल से सेंट्रल जेल कोट लखपत मुंतकिल कर दिया जाए और फिलफौर जो है उनको कैंप जेल से कोट लखपत जेल किया है। जेल हुकाम के मुताबिक सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर शहबाज शरीफ को कैंप जेल किया गया और कोट लखपत जेल में हाई प्रोफाइल बैरक में उनको मुंतकिल किया गया है। कैंप जेल में ठीक है, सिक्योरिटी वजूहात पर उनको कैंप जेल मुंतकिल किया जा रहा है। आपका शुक्रिया जहांगीर, आपने अपडेट किया। शहबाज शरीफ की एहतसाब अदालत में पेशी। लाहौर का सेक्रेटेरिएट चौक मैदान जंग बन गया। कारकुनों ने धक्कम पेल की तो पुलिस ने लाठियां बरसा दी। कुछ कारकुन जख्मी हुए, कुछ को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। तहमीना अहमद की रिपोर्ट देखिए। नून लीग के कारकुनों की एहतसाब अदालत की जानिब यलगार, पुलिस बन गई रास्ते की दीवार। कारकुनों के एक्शन पर पुलिस का रिएक्शन, हंगामा आराई करने वालों पर लाठी चार्ज किया और जो कारकुन हाथ लगा इसे हिरासत में ले लिया। कारकुन फिर भी पीछे ना हटे, चंद एक जख्मी भी हुए, मगर नारों की शिद्दत में कमी ना आई। शोर शराबा होने पर शहबाज शरीफ खुद खिड़की में आए और कारकुनों को पुरअमन रहने की दरख्वास्त की। लाहौर की एहतसाब अदालत में मियां शहबाज शरीफ की पेशी के मौके पर वकला और सहाफ़ियों को कमरा अदालत के अंदर जाने की इजाज़त न दी गई। एक खातून वकील अंदर जाने के लिए एंटी राइट फोर्स की एहलकारों से मुसलसल उलझती रहीं, लेकिन खवातीन एहलकार ढाल बन गईं। वकील सादिया मेहर ने एक एहलकार को थप्पड़ भी दे मारा। यार एक एक करके आओ ना, वो एक है, इतनी आओगी तो ऐसा ही होगा। एक एक करके आओ। नहीं, गलत आप लोग कर रहे हैं। एक एक करके आओ उसके सामने। आप 4 ये नजर आया, ये देखो, ये नजर आया। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं कारकुनान पर बदतरीन तशद्दुद किया गया, पुलिस के खिलाफ FIR कटवाएंगे, इशारा मिला तो सारी रुकावटें गिरा देंगे। शहबाज शरीफ पर 1 रुपए की करप्शन साबित ना हो सकी, हुकूमत का इनकलाब मुर्खबानी से शुरू होकर कट्टा परवरी पर खत्म हो रहा है। अलीमा खान को NRO मिल गया। 2.5 महीने में जो पेशियां हुई, एक पत्ता नहीं टूटा।
इश्तियाल अंगेजी की गई कारकुनों के ऊपर एक ऐलान हो तो ये सब कुछ टूट सकता है। पुलिस के खिलाफ FIR कटवाने जा रहे हैं। 1 रुपए की करप्शन शहबाज शरीफ के खिलाफ साबित नहीं हो सकी। नैब प्रोसिक्यूटर कहते हैं हमने कब कहा है कि शहबाज शरीफ ने करप्शन की है। वो हुकूमत जिसका इनकलाब जो है वो मुर्ग पानी से शुरू होकर कट्टा परवरी पे ख़त्म हो जाए और रास्ते में सियासी इंतकाम का सहारा लिया जाए, तो वो पाकिस्तान की आवाम जान चुकी है। आज किसान जिस मुश्किल में है, आज पाकिस्तान की आवाम जिस मुश्किल में है, बुज़दार साहब, लेकिन बुज़दार साहब मसरूफ़ हैं गवर्नर हाउस की दीवारें गिराने में, क्योंकि हुक्म आया है इमरान साहब का। एहतसाब अदालत के बाहर हमजा शहबाज के कहने पर पंजाब असम्बली वाली तारीख दोहराई गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब फैयाजुल हसन चौहान का इल्ज़ाम, बोले सानह मॉडल टाउन पर नई JIT बनने के बाद उन लोगों को फांसी का फंदा नज़र आ रहा है, इसलिए टकराव का रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से पंजाब असम्बली के अंदर हमजा शहबाज साहब की क़यादत में तारीख रकम की गई थी, फस्तायत की, तातारियत की, ये जो गुंडागर्दी हुई थी, उसी तारीख को दोबारा दोहराया है हमजा शहबाज साहब की ही क़यादत में एहतसाब अदालत के बाहर। कल सुप्रीम कोर्ट ने 14 अफराद के कत्ल के ऊपर, 90 से ज़ायद अफराद को पैरालाइज करने के ऊपर, हामला औरतों को बच्चों समेत मारने के ऊपर नई JIT बना दी है। तो अब जब इनको ये फांसी का फंदा नज़र आ रहा है तो इन्होंने प्लानिंग ये की है कि हम अब थोड़ा सा अपनी स्ट्रेटजी चेंज करें और अपने आप को मजलूम और मासूम बनाने की कोशिश करें, टकराव की पॉलिसी इख्तियार करें। हंगामा आरई का आगाज नून लीग के कारकुनों ने किया, ऐसा कहना है पुलिस हुकाम का। SP सिटी मुआज़ ज़फ़र कहते हैं कि पुलिस ने कारकुनों को रोकने की पूरी कोशिश की, आखिरी हद उबूर करने पर लाठी चार्ज किया गया। इनके कुछ जो मुजाहिरीन थे, जो कारकुनान थे, वो उन्होंने बैरिकेड क्रॉस करके उन्होंने पुलिस के ऊपर पथराव किया, गमले मारे। कुछ आपके मीडिया के नुमाइंदे भी थे, उनके ऊपर भी पथराव किया, गमले मारे गए जो पड़े हुए थे। तो इन नटशेल जब पुलिस को मतलब पुरअमन तरीके से हालात पे नहीं काबू पा सकी, जब मुज़ाकरात के थ्रू बात कामयाब नहीं, तो फिर पुलिस ने उनको कानूनी तरीके से उनको मुंतशिर करने के लिए, बैरियर के पीछे जाने के लिए जो भी कानूनी कार्रवाई है वो की है। किसान परेशान, तफसीलात बताएंगे कुछ देर बाद। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के बैंक अकाउंट्स केस की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट FBR पर बरस पड़ी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अदालत और FIA की मुखाल मेहनत पर पानी फेर दिया है। क्या FBR बाहर पैसा ले जाने वालों को बचाना चाहता है? अदालत ने अलीमा खान के खिलाफ कार्रवाई पर रिपोर्ट तलब कर ली। इस्लामाबाद से जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तानियों की बैरून मुल्क अकाउंट से मुतल्लिक असखुद नोटिस, सुप्रीम कोर्ट का FBR और FIA पर मुश्तमिल कमेटी की कारकर्दगी पर इजहार बरहमी। समाअत के आगाज पर चीफ जस्टिस साकिब निसार ने पूछा, 20 लोगों की जायदादों का जायजा लेने का हुक्म दिया था, क्या कार्रवाई हुई? मेंबर FBR ने बताया 14 लोगों के खिलाफ मजीद कार्रवाई तजवीज की है। असासों की तस्दीक करना फील्ड अफसर का काम है। मुंसफ आला ने रिमार्क्स दिए, इदारा जानबूझकर मामला लटकाना चाहता है। FIA की मेहनत और 1 माह की अदालती कार्रवाई पर पानी फेर दिया गया। FBR को इज्जत नहीं करानी तो हम नहीं करेंगे। अलीमा खान के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? अदालत का सवाल। मेंबर FBR ने कहा, अलीमा खान के खिलाफ लाहौर ऑफिस को कार्रवाई का कह दिया है। चीफ जस्टिस बोले, लाहौर नहीं, यहाँ कार्रवाई का कहा था। लगता है FBR खुद भी मिला हुआ है। ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि FBR बाहर पैसा ले जाने वालों को बचाना चाहता है। अदालत ने हुक्म अदूरी पर चेयरमैन FBR और मेंबर इनकम टैक्स को तौहीन अदालत का शोकाज नोटिस जारी किया। ताहम मेंबर हबीबुल्लाह के तबादला पर नोटिस वापस ले लिए गए। अदालत ने अलीमा खान के खिलाफ कार्रवाई पर पेशरफ रिपोर्ट तलब करते हुए समाअत 13 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। एहतसाब अदालत में नवाज शरीफ के खिलाफ फ्लैगशिप रेफरेंस की समाअत के दौरान अदालत ने नवाज शरीफ से सवाल किया कि क्या आप दिफा में कुछ पेश करेंगे? नवाज शरीफ ने जवाब दिया कि मुझे अपने दिफा में कुछ भी पेश करने की जरूरत नहीं है। आदिल तनोली हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। आदिल, क्या क्या सवालात हुए? नवाज शरीफ ने क्या क्या जवाब दिए? डिटेल्स दीजिए। जी देखें, नवाज शरीफ के खिलाफ फ्लैगशिप रेफरेंस में जो आज एहतसाब अदालत के रूबरू नवाज शरीफ पेश हुए हैं और उन्होंने 342 का जो बयान था वो अदालत में रिकॉर्ड करवा दिया गया है। अल अजीजिया और एवन फील्ड के बाद नवाज शरीफ की जानिब से फ्लैगशिप रेफरेंस में कोई भी दिफा अदालत में ना पेश करने का फैसला किया है और अदालत को ये जो सवाल किया गया था कि क्या आप अपनी तरफ से अदालत में कोई दिफा पेश करेंगे, तो नवाज शरीफ की जानिब से कहा गया कि मुझे कोई दिफा पेश करने की ज़रूरत नहीं है।
نواز شریف نے 342 کے تحت اپنے 141 جو بیان سوالات تھے ان کے جواب عدالت میں مکمل کر لیے اور ساتھ ہی ساتھ نواز شریف کی جانب سے 4 سوالات نیب پر بھی اٹھائے گئے ہیں۔ نواز شریف نے کہا ہے کہ استغاثہ شہادت پیش کرے کہ جائیداد کی قیمت ملزم نے ادا کی اور جائیداد کی ملکیتی کاغذات کے بارے میں ملزم کی طویل سے برآمد ہوئی ہوں۔ نواز شریف کی جانب سے یہ سوالات اٹھائے گئے ہیں اور اس کے علاوہ سابق وزیر اعظم نواز شریف جب روستم پر آئے تو انہوں نے اپنے تفصیلی جو 342 کا بیان تھا وہ کہا۔ نواز شریف کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ کسی نے سیاست سے کمایا ہوگا لیکن جب سے ہمارا خاندان سیاست میں آیا تو ہم نے گنوایا ہے، کمایا کچھ بھی نہیں۔ ٹھیک ہے، تفصیل آپ نے دی، آپ کا شکریہ عادل تنولی۔ سابق چیئرمین پی ٹی وی عطاء الحق قاسمی کی سادگی کمال کی نکلی، اختیارات کچھ نہ تھے، بس 15 لاکھ روپے تنخواہ مل جایا کرتی تھی، وہ بھی ہضم نہ ہوتی تھی، اس لیے 70 لاکھ روپے کی مرسیڈیز کار خرید لی۔ کہتے ہیں پیسے کے لیے تو کبھی کام کیا ہی نہیں۔ سما سے جو گفتگو ہوئی عطاء الحق قاسمی صاحب کی وہ سادگی سامنے آئی کہ غالب کا مصرع بن گئی کہ اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا۔ کہنے لگے زندگی میں کوئی کام پیسے کے لیے کیا ہی نہیں، پوری زندگی میں میں نے کبھی کوئی کام پیسے کے لیے نہیں کیا اور میں نے کروڑوں روپوں کو ٹانگ ماری ہے، میں نے لات ماری ہے کروڑوں روپوں کو۔ چیئرمین پی ٹی وی بننے میں کوئی دلچسپی نہ تھی، حکومت کے بے حد اصرار پر کہا چلو کر لیتے ہیں، اختیارات تو کچھ تھے ہی نہیں اور اس پر 15 لاکھ تنخواہ، بھائی ہضم نہ ہوتی تھی۔ کہ مجھے ایک آنر بھی محسوس ہوا، وہ 15 لاکھ مجھ سے ہضم نہیں ہو رہے تھے، مجھے لگے کہ مجھے کچھ ہو جائے گا، میں کیا کروں ان 15 لاکھ کا۔ پھر وہ میں نے پہلا کام تو یہ کیا نا، جا کے 70 لاکھ روپے کی مرسیڈیز خریدی میں نے پہلے۔ آدمی ادیب ہو، شاعر ہو اور اس پر اتنا سادہ ہو تو پھر جینے کے لیے اور کیا چاہیے۔ سندھ ہائی کورٹ میں لاپتہ بچوں کی بازیابی سے متعلق کیس FIA افسران کے نہ آنے پر عدالت برہم، کہا ادارے کیا کر رہے ہیں۔ عدالت نے بچوں کو بازیاب کروا کر 20 دسمبر تک رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ مزید بات کریں گے، عرفان الحق ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عرفان، بتائیے گا کہ اداروں کی گزشتہ کارروائی کیا رہی اور اب کیا احکامات دیے عدالت نے؟ دیکھیں، ڈی آئی جی کرائم برانچ جو کہ آئی جی سندھ کی جانب سے لاپتہ بچوں کی بازیابی کی ٹیم کے سربراہ ہیں وہ تو عدالت میں پیش ہوئے تھے، تاہم عدالتی نوٹس کے باوجود FIA کی طرف سے کوئی پیش نہیں ہوا۔ عدالت نے سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے یہ ریمارک دیے ہیں کہ نوٹس کے باوجود FIA کا کوئی افسر پیش نہیں ہوا ہے۔ عدالت نے براہ راست ڈائریکٹر FIA کو ہدایت کی ہے کہ وہ آئندہ سماعت پر پیش ہوں اور پولیس کو اور FIA کو ہدایت کی گئی ہے کہ دونوں ادارے مل کر کام کریں اور بچوں کی بازیابی کے لیے کوشش کریں، کیونکہ عدالت نے یہ آبزرو کیا کہ عدالتی حکم کے باوجود 20 میں سے صرف ایک بچے کو تاحال بازیاب کرایا گیا ہے۔ بچوں کی بازیابی کے لیے اقدامات تیز کرنے کے احکامات دیے گئے ہیں۔ عرفان الحق، آپ کا شکریہ۔ ہمیں ہمارے بچوں سے ملوا دو، ایک پل سکون نہیں ملتا، بچوں کا کچھ تو پتہ دیں، لاپتہ بچوں کی مائیں سندھ ہائی کورٹ میں دہائیاں دیتی رہیں۔ میری 3 ہی بیٹی ہیں، یہ چھوٹی بیٹی ہے اور یہ آج تک مجھے نہیں ملی اور میرا سکون برباد ہے۔ ان لوگوں کو نہیں احساس ہوتا ہے، نہ پولیس کو ہے نہ کسی اور کو ہے، میں کس کے پاس جاؤں؟ میں نے ہر دروازہ کھٹکھٹایا ہے لیکن میرا فریاد سننے والا کوئی نہیں ہے۔ ہمارے بچے کی تصویر روڈ پہ لگایا، میں دیکھ کے میرے دل کو میں وہی کچھ جاؤں، وہی میں اپنی جان ختم کر دوں۔ میرا اسما کی فوٹو لگا ہوا ادھر گارڈن قبولی تھانہ میں، بس مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، میرا اسما لا کے دیکھ۔ وزیر اعظم عمران خان وفاقی کابینہ کے اجلاس میں گفتگو کر رہے ہیں، آپ کو دکھاتے ہیں۔ پہلے تو میٹنگ ہوئی میری زالمی خلیلزاد سے، جو کہ اسپیشلی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھیجے تھے یہاں ڈسکس کرنے کے لیے، جو افغان کا پیس پروسیس ہے افغانستان کا۔ پہلے تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ یہ پہلی دفعہ اب امریکہ بھی ریکگنائز کرتا ہے کہ جو ہم تحریک انصاف اور ہم 15 سال سے کہہ رہے تھے کہ کوئی بھی ملٹری سلوشن افغانستان کی نہیں ہے، اب یہ سب تسلیم کرتے ہیں۔ اور مجھے خوشی ہوئی سن کے کہ انہوں نے خود کہا کہ جو ہمارا PTI کا موقف تھا وہ ٹھیک تھا۔ انہوں نے زالمی خلیلزاد اور ڈیلیگیشن نے یہ چیز تسلیم کی اور وہ ہماری ہیلپ چاہ رہے ہیں کہ ہم افغانستان کے اندر اب امن قائم کروائے، طالبان کے اوپر جو بھی انفلوئنس پاکستان کا وہ استعمال کریں۔ تو مجھے ایک تو یہ خوشی ہوئی، اللہ الحق ہے، سچ اس کا سامنے آ ہی جاتا ہے۔
तो आज हम मेन पाकिस्तान अपना रोल प्ले कर रहा है, जो मैं हमेशा समझता था कि बजाय डू मोर करने के हमारा रोल ही ये था कि हम अपने अफ़गानिस्तान के अंदर अमन करवाने की कोशिश करें, डायलॉग और पीस प्रोसेस के थ्रू और पॉलिटिकल सेटलमेंट के थ्रू। तो वो इंशाल्लाह हम पूरा जोर लगाएंगे, अब करेंगे, और पहले भी हमें करना चाहिए था, लेकिन हमें एक ऐसे मुल्क को ट्रीट किया गया था कि हमें एड दी जा रही है किसी की जंग लड़ने के लिए। शुक्र है कि आज हमारा जो असल रोल है कि लोगों को, कौमों को में अमन पैदा करें, सालिसी का किरदार अदा करें, बजाय ये कि हम पार्टिजान हो किसी की जंग के अंदर। तो एक तो मुझे बड़ी खुशी हुई, और दूसरा मुझे ये जो इशू है यमन का, पहली हमने शुरू की बात यमन के अंदर भी एक पीस प्रोसेस को आगे करने के लिए मैंने सऊदी अरेबिया से भी बात की, फिर ईरान के फॉरेन मिनिस्टर आए, उनसे भी बात की। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने पूरी गो हेड दी कि अब कोशिश करे पाकिस्तान ये जो जंग हो रही है यमन के अंदर, इसको ख़त्म किया जाए। तो इसमें भी इंशाअल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे। और तीसरी चीज़ करतारपुर, ये एक इसको रंग बदकिस्मती से हिंदुस्तान में उन्होंने ऐसा दिया है कि जिस तरह ये कोई पॉलिटिकल एडवांटेज गेन करने की थी। ये हमें जब मेरी जो स्वेरिंग इन थी उधर, जब नवजोत सिद्धू आए, तो तब ये बात शुरू हुई, और मुझे बड़ी खुशी है कि हमने ये बड़े सारी गवर्नमेंट ऑन बोर्ड, हमने पूरा जोर लगाया इसके ऊपर, और एक ऐसा इवेंट क्रिएट किया जो एक ये नहीं कि जो हमारा फ़र्ज़ है, और हमें आगे भी ये करना चाहिए कि अगर किसी भी, कई लोगों की सेक्रेट प्लेसेस हैं, यहाँ बाकी बुद्धिस्ट की हैं, हिंदुओं की हैं, यहाँ सिखों की हैं, तो हमें मदद करनी चाहिए, उनको आने देना चाहिए या उनके लिए फैसिलिटेट करना चाहिए। ये तहरीक इंसाफ की मैनिफेस्टो का हिस्सा है, ये कोई हम नई चीज़ नहीं कर रहे। और मुझे बड़ा ख़ास तौर पे सिख कम्युनिटी से जो हमें रिस्पांस मिला है, मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि वो करतारपुर उनके लिए जिस तरह हमारे लिए मुसलमानों के लिए मदीना है, इस तरह उनके लिए करतारपुर है। तो वहाँ बड़ा एक अच्छा रिस्पांस किया, और हम उम्मीद रखते हैं कि हिंदुस्तान भी अब आगे रिस्पॉन्ड करेगा इस पर। तीसरी चीज़ जो मैं बात करना चाहता था वो इकॉनमी के ऊपर। यहाँ मैं एक बड़े मुश्किल सर्कमस्टांसेस के अंदर हमारी जो इकोनॉमिक टीम ने परफॉर्म किया है, मैं आज उनको क्रेडिट देना चाहता हूँ। इसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री, इसमें कॉमर्स मिनिस्ट्री, इन्होंने प्लान मिनिस्ट्री, इन सब ने बड़ा रोल प्ले किया है। बड़े मुश्किल सर्कमस्टांसेस थे ये, लेकिन जो हम इससे निकले हैं, मैं इनको आज स्पेशल क्रेडिट देना चाहता हूँ। और मैं सिर्फ आप सबके सामने कि अगर इतने बुरे हालात जो अनफॉर्चुनेटली हमारे मुखालफिन प्रेडिक्ट करते हैं, तो इस तरह की इन्वेस्टमेंट तो ना आए पाकिस्तान के अंदर, अगर इतने बुरे हालात हैं। तो मैं सिर्फ आप सबके लिए मोटी मोटी इन्वेस्टमेंट बताता हूँ कि सुजुकी, उनके चेयरमैन आए मुझे मिलने के लिए, उन्होंने $450 मिलियन की इन्वेस्टमेंट का फैसला किया। कोक ने $500 मिलियन की इन्वेस्टमेंट का, पेप्सी ने $400 मिलियन की इन्वेस्टमेंट का, एक्सॉन जो दुनिया में सबसे बड़ी गैस ड्रिलिंग एक्सप्लोरेशन कंपनी है, वो 27 साल के बाद पाकिस्तान में आई है, उन्होंने $200 मिलियन की इमीडिएटली इन्वेस्टमेंट करने का फैसला किया। और जो असल ऑफशोर एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं, इंशाल्लाह अगली गर्मियों में हमें पता चलेगा। वो ये समझ रहे हैं कि अगली गर्मियों तक उन्होंने अपनी रिग्स लेके आ रहे हैं, अगली गर्मियों तक हमें पता चल जाएगा कि वो कितना बड़ा गैस का रिजर्व है ऑफशोर। और वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं, बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं उसको एक्सप्लोर करने के लिए। और फॉन्टन के साथ जॉइंट पार्टनरशिप है पाकिस्तानी कंपनी की, उसने $400 मिलियन की इन्वेस्टमेंट फौरी करने का फैसला किया, और आगे जाके $900 मिलियन। और वो पहली कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, यानी मुकम्मल तौर पे कार पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर भी होगी, और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए उन्होंने बाकायदा स्कूल खोलेंगे जो ट्रेन करेंगे हमारे लोगों को स्किल्स के अंदर। इसलिए तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये हमारी इकोनॉमिक टीम को क्रेडिट जाता है कि इन मुश्किल हालात में उन्होंने इस तरह की एक एटमॉस्फेयर बनाया कि लोग आ रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने। और असल में मुल्क तो इन्वेस्टमेंट से उठता है।
अगर चाइना उठा था तो चाइनीज की जो लीडरशिप थी उन्होंने प्लान करके इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट की थी चाइना के अंदर, और उसके ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुआ और वो फिर आगे गए। तो मैं सिर्फ आपको अपडेट करना चाहता था। वज़ीर आज़म इमरान खान वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू कर रहे हैं। इमरान खान ने ये कहा है कि अफगान अमन अमल के लिए अमरीकी नुमाइंदे इस्लामाबाद आए। अफगानिस्तान का कोई फौजी हल नहीं है। पहले हमारे साथ ऐसा रवैया था कि हमें इमदाद दी जा रही थी। 15 साल से कह रहे हैं अफगानिस्तान मसले का हल फौजी नहीं सियासी है। अस्पताल की किस्मत जाग उठी है। वज़ीर आला सिंध की आमद से कबल अमले की फुर्तियाँ, अस्पताल में सफाई सुथराई शुरू कर दी गई है। दीवारों पर लगे जाले और सीवरेज को भी साफ किया जा रहा है। संजय साधवानी से बात करेंगे। संजय, जरा ये बताइएगा, इससे पहले इस अस्पताल की क्या सूरत हाल थी? देखिए, मिट्टी अस्पताल कई दिनों के बाद जो है वो आज वहाँ पर सफाई का काम इतना तेजी से जारी है कि जो मरीज हैं वो भी परेशान है कि आखिर कौन आ रहा है, कैसी शख्सियत की आमद है। जो मिट्टी अस्पताल उससे कई महीनों से जो लगे हुए जाले थे दीवार पर और जो फर्श था उनको रगड़ कर सफाई की जा रही है। तो वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की कुछ देर के बाद मिट्टी वाला अस्पताल आमद है। चलें, इस सिलसिले में सफाई की जा रही है। संजय साधवानी, आपका शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बनने वाले अदालती कमीशन ने सानिहा APS की तहकीकात मुकम्मल कर ली। किस किस के बयानात रिकॉर्ड किए गए हैं, ये जानेंगे सज्जाद हैदर से। सज्जाद हैदर, बताइएगा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को रिपोर्ट कब पेश की जाएगी? जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने APS पे अदालती कमीशन कायम किया था, जो कि पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस इब्राहिम की सदारत में जो है कायम किया गया था। और कमीशन को जो है अदालत की जानिब से 45 दिन दिए गए थे कि 45 दिन के अंदर जो है रिपोर्ट मुरतब करके जो है चीफ जस्टिस को जो है अरसाल कीजिए, जिस पर जो है अदालती कमीशन ने जो है रिपोर्ट मुकम्मल कर लिया। लेकिन अब जो है तमाम तर रिपोर्ट जो है वो उन्होंने वजारत दिफा को भेजी है। वहाँ से जो जवाब आएगा उसके बाद जो है कमीशन का ये कहना है कि आपका सज्जाद। साबिक़ वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने एहतसाब अदालत में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा है कि मुस्लिम लीग नून क़ब्ल अज़ वक्त इंतख़ाबात के लिए तैयार है। उन्होंने ये भी कहा कि वो संजीदा सियासत के कायल हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ एहतसाब अदालत में आज पेश हुए। सहाफ़ियों से उन्होंने गैर रस्मी गुफ्तगू भी की और कहा कि मुस्लिम लीग नून क़ब्ल अज़ वक्त इंतख़ाबात के लिए तैयार है। उन्होंने ये भी कहा कि वो संजीदा सियासत के कायल हैं। गुजरावाला से आपको खबर दे, जहां पर वकला की हड़ताल 23 रोज से जारी है। हड़ताल के बायस 25,000 से ज़ायद मुकदमात इल्तवा में पड़ गए हैं। DC का दफ्तर बंद होने से हज़ारों साइलिन परेशानी का शिकार हैं। मजीद बता रहे हैं समग्र नुमाइंदे मोहसिन खालिद। जी बिल्कुल, गुजरावाला वकला की हड़ताल का आज मुसलसल 23वां रोज़ है, जबकि इसके अलावा सेशन कोर्ट कम्प्लेक्स के बाहर वकला बरादरी की जानिब से 9 दिन से भूख हड़ताली कैंप भी लगाया गया है, जहां पे वकला जो हैं वो एहतजाजन बैठे हुए हैं। जो हड़ताल है वकला की, उसके बायस तकरीबन 25,000 से ज़ायद जो मुकदमात हैं उनकी समाअत जो है वो बिल्कुल रुक चुकी है। इसके अलावा जो वकला बरादरी है उनकी जानिब से DC दफ्तर को भी ताले लगा दिए गए हैं, तहसील दफ्तर को भी ताले लगा दिए गए हैं। तहसील ऑफिस बंद होने से लोगों की जो है रजिस्ट्रियाँ नहीं हो रही, तमाम काम जो है वो रुक चुके हैं। लेकिन वकला की हड़ताल जो है वो जारी है। DC दफ्तर आने वाले साइलिन के काम नहीं हो रहे, वो भी वापस जाने को मजबूर हैं। लेकिन वकला का कहना है कि उनके मुतालबे मंजूर होने तक उनकी जो हड़ताल है और ये तहरीक जो है वो जारी रहेगी। जी मोहसिन, बहुत शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। मुतालिबात की मंजूरी के लिए नाबीना अफराद एक बार फिर सड़कों पर निकल आए हैं। लाहौर के कलमा चौक पर उन्होंने धरना दे दिया है। इससे मेट्रो सर्विस मुअत्तल हो गई है। इस वक्त क्या सूरत हाल है, ये बताएंगे ज़ियाउर रहमान। लाहौर में मेट्रो बस का जो रूट है इस पे नाबीना अफराद धरना दिए बैठे हैं और जो गज्जू मता से आने वाली मेट्रो बस है वो बिल्कुल उसका ट्रैक खाली पड़ा हुआ है। और अगर हम दूसरी तरफ देखें, जो शादरा की तरफ से जो आने वाली मेट्रो बस है उसका जो ट्रैक है वो भी बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। मेट्रो बस आज सुबह से इस रूट के ऊपर नहीं चली है, जिसके बायस लोगों को जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। इनसे बात करते हैं कि आखिर ये नाबीना अफराद कहाँ से आए हैं और यहाँ पे क्यों बैठे हैं। जी, हम बावलपुर से आए हैं। हमारा मुतालबा ये है, डेली वेजेज का आर्डर तो किए हैं लेकिन जेली आर्डर है। हम डेली वेज नहीं लेना चाहते और परमानेंट लेना चाहते हैं। सर शुक्रिया आपका। ये तमाम जो अफराद हैं ये भावलपुर जिला से आए हुए हैं, लेकिन अभी तक इनसे किसी भी हुकूमती नुमाइंदे ने या महकमा सोशल वेलफेयर है या बैतुल माल के नुमाइंदों ने अभी तक इनसे रब्ता नहीं किया। और इसी के साथ ही वक्त हो गया ब्रेक का, जिसके बाद दोबारा हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।